आज हम क्या देखने वाले हैं? EF कोर को यूज करके रॉ क्वेरीज और स्टोर प्रोसीजर्स को कैसे एग्जीक्यूट करना। हाउ टू यूज द EF कोर टू एग्जीक्यूट रॉ SQL क्वेरीज एंड स्टोर प्रोसीजर। तो क्या क्या देखेंगे? हाउ टू एग्जीक्यूट SQL क्वेरीज यूजिंग EF कोर, call stored procedure using EF core, and we'll try to do the code using stored procedures and EF core. Now to fetch the data, तो सबसे पहले हम देखेंगे execute SQL queries using EF core। तो सबसे पहले हम डेटा को फेच करने के लिए SQL queries को यूज करेंगे। तो Entity Framework Core allow you to manipulate relational database using object-oriented code without SQL queries. In fact, Entity Framework Core generates SQL queries and fire it. तो अब तक जो भी हमने EF Core सीखा है, तो उसमें हमने देखा है कि जो भी SQL query रिक्वायर्ड है RDBMS या डेटाबेस के ऊपर फायर करने के लिए, वो खुद EF Core क्या करता है, जनरेट करता है और डेटाबेस के ऊपर उसको फायर करता है। तो EF Core is generated on its own and executed on database. But certain situations, so कुछ सिचुएशन में प्लेन SQL queries को फायर करना ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो क्या सिचुएशंस है? तो SQL queries are useful if query you want can't be expressed using link or if the link query causes EF to generate inefficient SQL। तो दो सिचुएशंस है जहाँ पर हम we can say डायरेक्ट SQL क्वेरी या प्लेन SQL क्वेरी या नेटिव SQL क्वेरी हम EF कोर को यूज करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहली सिचुएशन ये है कि अगर आप लिंक में क्वेरी नहीं लिख पा रहे हैं, so if you have very complicated situation and your skills are not that much we can say proficient that you can generate or write a link query। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो लिंक क्वेरी आपने लिखी है उसका जो SQL रिप्रेजेंटेशन है वो इनएफिशिएंट है। तो EF कोर जब उसके लिए SQL क्वेरी बना रहा है तो इनएफिशिएंट है, मतलब उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम ज़्यादा लग रहा है या बिना वजह का डेटा सेलेक्ट कर रहा है, तो इनएफिशिएंसी है उसके आगे के अंदर। तो ये दो सिचुएशन है तो जिसमें इंस्टेड ऑफ टेलिंग द एंटिटी फ्रेमवर्क कोड टू जनरेट अ SQL एंड फायर इट ऑन द डेटाबेस, so you can directly provide a plain or native SQL query or stored procedure to the EF core. So EF core does not map the stored procedure, so we need to mechanism to execute the raw queries. तो EF core stored procedures को directly map नहीं करता। जैसे Entity Framework 6.0 में stored procedures को आप directly map कर सकता है, पर यहाँ पर मैपिंग अवेलेबल नहीं है, तो आपको SQL query की तरह ही stored procedure को भी क्या करना पड़ेगा, execute करना पड़ेगा। तो दो सिचुएशन है, एक तो लिंक क्वेरी आप नहीं लिख पा रहे, सो इट बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फॉर यू टू राइट अ लिंक क्वेरी। दूसरा ये कि आपने लिंक क्वेरी लिखी है बट EF कोर जो SQL क्वेरी जनरेट कर रहा है वो इनएफिशिएंट है। तो ऐसे सिचुएशन में आप प्लेन रॉ SQL क्वेरी को एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को बोल सकता है एग्जीक्यूट करने के लिए, स्टोर्ड प्रोसीजर को भी एग्जीक्यूट करने के लिए बोल सकता है। तो कुछ मेथड्स है सो EF कोर के अंदर जिसको यूज करके आप रॉ SQL क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो EF कोर प्रोवाइड्स यू फॉलोइंग मेथड्स टू फायर रॉ SQL क्वेरीज ऑन DBSet ऑब्जेक्ट। तो DBSet ऑब्जेक्ट को यूज करके हम इन क्वेरीज को SQL क्वेरीज को फायर करने के लिए मेथड्स को यूज कर सकते हैं। फ्रॉम SQL पहली मेथड है, सो फ्रॉम SQL F कैपिटल S कैपिटल, फ्रॉम SQL इंटरपोलेटेड सो F कैपिटल S कैपिटल I कैपिटल, सो फ्रॉम SQL raw so F कैपिटल S कैपिटल R कैपिटल एंड SQL क्वेरी एंड एक्जीक्यूट SQL। सो ये कुछ मेथड्स है जो आप यूज कर सकते हैं SQL क्वेरी को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए, फायर करने के लिए, सो डेटाबेस के ऊपर यूजिंग EF कोर। तो इन मेथड्स में क्या है देखते हैं, सो इसका थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे यहाँ पर। तो फ्रॉम SQL मेथड एंटिटी फ्रेमवर्क कोर अलाउज यू टू एग्जीक्यूट अ SQL क्वेरी एंड मैप द रिजल्ट टू एंटिटीज। तो फ्रॉम SQL क्वेरी से आप क्या कर सकते हैं, सो इट विल हेल्प यू टू एग्जीक्यूट a raw SQL query and map the result of this query to entities। तो उससे आप उसका रिजल्ट डायरेक्टली किसके साथ मैप कर सकता है, एंटिटी के साथ। अवेलेबल फ्रॉम EF कोर 7.0 ये नई मेथड है। तो EF कोर 6.0 या फिर 5.0 के अंदर ये मेथड अवेलेबल नहीं है। तो इस मेथड को अगर आपको यूज करना है तो फ्रॉम SQL मेथड को, तो यू नीड EF कोर वर्जन 7.0 और ग्रेटर, तो इससे ग्रेटर होना चाहिए।
तो ये क्या करेगा, SQL क्वेरी को फायर करेगा और उसके रिजल्ट को मैप करेगा किसके साथ, एंटिटीज के साथ। तो फ्रॉम SQL इंटरपोलेटेड दूसरी मेथड है, ओल्डर ऑप्शन ऑफ फ्रॉम SQL। तो फ्रॉम SQL एंड फ्रॉम SQL इंटरपोलेटेड दोनों सेम है। तो फ्रॉम SQL इंटरपोलेटेड इज EF core 6.0 और 5.0 और 3.1 मेथड, whereas from SQL will available from EF core 7.2 onwards। तो ये में पुराना ऑप्शन है सो फ्रॉम SQL के लिए। तो फ्रॉम SQL इंटरपोलेटेड इज द ओल्डर ऑप्शन फॉर फ्रॉम SQL। तो ये भी क्या करेगा, SQL क्वेरी फायर करेगा, उसके रिजल्ट को मैप करेगा किसके साथ, एंटिटीज के साथ। तो इट विल मैप इट्स रिजल्ट टू द एंटिटीज ऑफ दैम। नाउ सो फ्रॉम वी कैन से SQL raw और एक मेथड है। So entity framework core from SQL raw method used to execute raw SQL queries including parameterized queries. Now this method returns the entity object here. तो from SQL raw जो है इसमें भी आप SQL query को execute कर सकते हैं, इसको यूज करके raw SQL query को, जिसमें parameters भी डाल सकते हैं और ये आपको entity object देगा। तो it will get you single entity object। तो आपको एक entity object यहाँ पर मिलेगा। Now SQL query, so SQL query भी अवेलेबल है, so SQL query method को भी यूज कर सकते हैं। तो EF core also provide the SQL query method that can execute raw SQL queries that return scalar non-entity type होता है। तो अगर आपको non-entity types को रिटर्न करना है, so ऐसा टाइप रिटर्न करना है जो entity नहीं है, या स्केलर है, स्केलर मतलब सिंगल वैल्यू है, इंटीजर, डबल स्ट्रिंग, तो फिर हम SQL query method को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो SQL query method को यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। While from SQL is useful for querying entities defined in your model। तो from SQL किसके लिए, so entities को retrieve करने के लिए, so data in the form of entities, and SQL query will retrieve the data in the form of scalar value, single value और non-entity types। Execute SQL नाम का आखिरी वाला मेथड है। This method you execute raw SQL command that does not return any data। और कोई ऐसा कमांड आपको we can say एग्जीक्यूट करना है जो कोई डेटा रिटर्न नहीं करेगा, तो कोई SQL क्वेरी ऐसे एग्जीक्यूट करनी है जो कोई डेटा रिटर्न नहीं करेगा, तो इट विल यूज एग्जीक्यूट SQL। तो एग्जीक्यूट SQL को यूज कर सकता है। तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता है कि एग्जीक्यूट SQL को यूज करके वी कैन फायर द इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। सो इस तरह की क्वेरीज को हम फायर कर सकते हैं, इससे डेटा रिट्रीव नहीं होगा। और SQL query from SQL raw, from SQL interpolated और from SQL we can execute the select query। तो select query को यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, execute कर सकते हैं। Now यहाँ पर देखोगे तो simple we have the query, so where we equal to this start, CNT start, customer start from SQL, so we can say select start from customer table and we convert it to list and we are loading it to or we can say entity type होता है, ठीक है। तो from SQL interpolated and from SQL raw, so all will give you similar type of result। तो ये नया ऑप्शन है और ये पुराने ऑप्शन है। तो ये दो जो है पुराने ऑप्शन है, from SQL interpolated and from SQL raw होता है। so from SQL raw, और तीनों में हम कौन सी क्वेरी फायर करना है, select query, और तीनों आपको किस फॉर्म में डेटा देंगे, so all these three will provide the data in the form of entities। तो entities फॉर्म में आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे। सो एंटिटीज फॉर्म में डेटा को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। सो लेट्स हैव द डेमो ऑफ दिस। तो इसका डेमो करेंगे यहाँ पर। तो गो टू द विजुअल स्टूडियो। तो पहले मुझे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए पूरा कोडिंग करना पड़ेगा। सो विल गो टू द न्यू प्रोजेक्ट हियर एंड विल से ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन, एम्प्टी एप्लीकेशन लेंगे। सो ASP.NET कोर एम्प्टी एप्लीकेशन, so stored proc using EF core। now click on this button। तो इस बटन पर क्लिक करेंगे, then we'll go to D drive and then we'll go to your to file and we'll go to your folder, so .NET Core। now we do not want to use HTTPS, so we'll just remove this। so we are using version .NET 8.0। now at the first step, we'll add the folders required for MVC, so we'll say add folder, we'll say controllers, we'll add a controller here, so एक controller add कर देंगे, home controller, we'll add a folder models, so models folder add कर देंगे यहाँ पर। now in the models folder we'll create
few model, so I'll create a pause. The customer model, तो customer model बना देते हैं यहाँ पर, and the customer model will create few properties here. So it's a customer name, and 64 will say customer ID, email ID, the mobile number, and we'll say credit limit. Okay. Now we'll install the packages required for EF Core. We'll match the version 8.2.12. So we'll do this here, and we'll get the next package, that is SQL Server. And we need one more package for tools. We'll install the Microsoft Entity Framework Core SQL Server, then tools and Entity Framework Core and Relational. So all these packages are installed here. Now in the next step, we'll create the connection string. So we'll go to the app settings.json. We'll add the connection string here. So here we'll say scan, so we'll put the connection string here. We'll say server, so server equal to. I'll just copy this name, so this name को यहाँ copy करेंगे. And then we have the database. In the database we'll say, so EF Core proc DB 24 25. So say trusted connection, trust server certificate 2. Now create a context class. I'll put some name to this. We'll say customer context. We'll inherit this context class from a built-in class called dbContext. In the dbContext, we'll say public customer context. So dbContext options, customer context options here. Now I'll say property, db set type of property here, we'll say customers here. Now we'll register this context to IOC. Okay, we'll do threading. We'll say protected. Alright. On Merle creating method for threading. So we'll delete this line. It will say this dot entity, and we'll select, sorry, not this dot entity. So we'll say Merle builder dot entity, and we'll select the customer entity here, and we'll call hash data method here. And in the hash data method, we'll say new customer. So we'll say customer ID 1, customer name, we'll say Amol. Credit limit is 45,000. Email ID equal to amol@hotmail.com.
mobile number equal to then we'll just copy this. We'll create few more customers. We'll say 2. We'll say Ajit. We'll say credit limit 55,000. Email ID will say Ajit at we'll change the mobile number. I'll add one more customer. So I'll say cash. Credit limit will make it 15,000. So I'll say cash at gmail.com. And we'll say mobile number. We'll paste it here. We'll say 3. Let me check. So 3. Here we'll make it 4. We'll say Suresh. So I'll say 12,000. This is Suresh at gmail.com. I'll put some mobile number. I'll add one more customer and then we can go to the queries. So I'll say 5 here. I'll say Sandeep. Credit limits are 18,000. And here also Sandeep at gmail.com. So mobile number. Okay. Now, so what we can do is we'll register the context. Context को register करेंगे यहाँ पर. So it's builder.services.addDB context and we'll say customer context. We get the connection string. Builder.configuration.get connection string scan. We'll register the provider. So which provider we are going to use? SQL Server, and we'll pass the connection string. I'll add app.mapDefaultController out. Now if everything is fine, so we'll go for the migration. Then we'll update it. So we'll update Java here. We'll say update dash Java. So once we update this database, we are in position to run this. Now the first step, so we'll retrieve the list of customers. So how we can do that? We can ask for the object of customer context to the IOC. And then we'll retrieve all the customers. So this dot cc dot customer start to list, and we'll put it into this view. So right now we are not using any plain SQL query, so we are just using the customer's entity
defined inside your context to display the list of customers here. We'll make it model IEnumable collection of stored prop using EF code dot models dot customer. So let me check the namespace name. I hope I am using the right namespace name. I'll just copy this to avoid the spelling mistakes and we'll paste it here. Okay. Now I'll say HTML head title customer list. There's a body H2 customer list here. So we'll display the customers in the form of table. So for that we'll say table border equal to 1 and t head trth, where is the customer ID, customer name, email ID, mobile number, credit limit. Now it's a t body here. Now in the t body, so what we can do is @for each, where temp in model will create a row here, and also at the temp dot customer ID. Now just copy this name, email ID, mobile number, credit limit. Mobile number, credit limit. Now if you run this, so it will get me the list here. Okay, it's complaining about MVC service. Sorry, I forgot to register the MVC service. Also services dot add controllers with views. If we did everything correct, so it should get us list of customers in the form of table. So when we are telling to the entity framework, get me list of customers, so what entity framework is doing is creating a SQL query on its own and firing it on the database and retrieving the customer data and putting it into C rack, and then we are passing it inside the view. So instead of telling the EF code to create query and execute it, so if you want to provide a plain SQL query to EF code to execute, to retrieve the customer data, that you can do using this method. So from SQL interpolated, from SQL raw. So let's first use the from SQL. So I'll just commit this. So I will say where CREC equal to this dot cc dot. So first you need to use your context and the collection customers. Then we'll say from SQL. And in from SQL, so we'll specify the query that you want to execute. This query is with parameter. So right now we'll do it without parameter. So select star from which table? So customers table. So name of your table will be customer. So we haven't specified the name here. So by convention it will be CUSTOMERS, customers. If you go to database, you will find the same name of them. So we are telling to the we can say entity framework, you do not create a query, so please use this query to retrieve the customer data. But whenever you specify the query in the form of string in any of this method, whether it is a from SQL or from interpolated, so you need to interpolate that particular string. So you need to interpolate that string with that. So
लेट अस सी डेटाबेस। तो यहाँ पर हम डेटाबेस देखेंगे। I think we had created database EF core ProcDB 25. So if you look at to the name, it's customers, CUSTOMERS. Fine. Now I'll put the dollar before this string. Then it will execute this as an expression. So we'll interpolate this previous thing here. Now if you run this, now it's expected that it should get you the same result that this code is giving previously. तो इसमें और प्रीवियस इसमें क्या डिफरेंस है? प्रीवियस इसमें EF कोर ने खुद क्वेरी बना लिया, यहाँ पर हम खुद क्वेरी बना के दे रहे हैं EF कोर को कि इस क्वेरी को एक्सिक्यूट करो और जो भी रिजल्ट है मुझे इस एंटिटीज फॉर्म में चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ फ्रॉम SQL, सो यू कैन आल्सो यूज फ्रॉम SQL interpolated. Let's say this dot cc dot customers dot from SQL interpolated, and you also select. So we'll put the dollar here, so select, and we'll say start from customers, and we'll convert it to list, and it will be loaded here. तो क्या डिफरेंस है? सो EF कोर को क्वेरी क्रिएट करने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, सो हम खुद क्वेरी दे रहे हैं और EF कोर उसी क्वेरी को क्या कर रहा है? एक्सिक्यूट कर रहा है टू रिट्रीव दी डेटा। तो फ्रॉम SQL इंटरपोलेटेड को आप यूज कर सकते हैं, उसके अलावा यू कैन आल्सो यूज फ्रॉम SQL रॉ। तो इसको हम कमेंट करेंगे। सो var crec इक्वल टू, सो से दिस स्टार्ट cc डॉट कस्टमर स्टार्ट फ्रॉम SQL रॉ, और यहाँ पर बोलेंगे समथिंग कोड, सो डॉलर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। So what we'll do here, so we'll say to list, इसको भी कन्वर्ट कर देंगे लिस्ट में, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो we'll get the same result again, तो तीनों का रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। So you can also pass the parameters, आप चाहे तो इसमें parameters भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर parameter पास किया है, तो where credit limit is greater than curly bracket credit limit, तो credit limit is a variable whose value will be injected in this particular string and it will generate a SQL query and that query will be fired on database. So here also we have the same thing, so select from custom table where credit limit greater than this credit limit, and here also we have the same thing. Let's try this. So we'll say where, we'll say something called crec equal to this dot cc dot customer start from SQL. In the from SQL, so suppose we create one variable here, so cr limit, and we'll put the value something called 20,000. Then we can use the CR limit variable to create a parameter. So it's a dollar here. This is select star from customers where credit limit is greater than curly bracket, and we'll say CR limit. Now it will filter the data. It will get you only those customers whose credit limit is greater than CR limit here. Now let's run this and we'll see what happens. So we got only two records, Amol and Ajit, 45,000, 55,000. Fine. Now similar fashion, so what we can do is we'll use from SQL interpolated, to put this and from SQL interpolated. तो इसका रिजल्ट भी वही आएगा सेम,
and from SQL interpolated की जगह so we can also use so raw SQL. So raw SQL को भी हम यूज करेंगे यहाँ पर. So from SQL raw. So I'll run this. So वही दो रिकॉर्ड आएंगे. तो you can also execute select query with parameters. So you can pass the parameters here. Now you can also compose the query using link. So उसके आगे अगर आप link यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. तो उसके आगे link यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. तो to list की जगह so we can use order by descending. या आगे और कुछ करना आपको तो कर सकते हैं. तो वी कैन कंपोज द रिजल्ट ऑफ दिस सिलेक्ट क्वेरी यूजिंग अ लिंक. सो फ्रॉम SQL interpolated और फ्रॉम SQL raw. Same mechanism. Now let's do it. So I'll show you only one example for SQL. From SQL you do it from SQL raw and interpolated. Now so where C rect equal to, suppose we'll say this dot cc dot customer start from SQL. So also dollar and here also select star from customer table. So where credit limit is less than ब्रैकेट CR. तो ये जो रिजल्ट आएगा इस सिलेक्ट क्वेरी का, इसको आप आगे लिंक में कंपोज कर सकते हैं. सो इससे ऑर्डर बाय डिसेंडिंग. सो P implies P डॉट क्रेडिट लिमिट डॉट टू लिस्ट. तो इसको क्रेडिट लिमिट के डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं. तो आगे आप लिंक यूज करके उसको कुछ कंपोज करना है, फिल्टर करना है, सॉर्ट करना है, जो भी करना कर सकते हैं. तो table name में mistake है. So I made error here. So table name is customers, not customer TBL. So I'll correct it. Run this. Okay. So descending order 18,000, 15,000, 12,000. तो यहाँ पे मैंने less than बोला, greater than. Okay. तो आगे इसको लिंक से आप कंपोज कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से. नाउ इफ यू वांट टू रिट्रीव नॉन स्केलर वैल्यू, नॉन एंटिटी टाइप वैल्यूज, तब यहाँ पर जो भी रिट्रीव हो रहा है वो एंटिटी फॉर्म में हो रहा है, कस्टमर फॉर्म में हो रहा है. उस कस्टमर को हम कहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, व्यू के अंदर उसको वर्कआउट कर रहे हैं. तो अगर आप स्केलर वैल्यू रिट्रीव करना चाहते हैं, सो बाय फायरिंग select query, तो that you can do. So उसको आप कर सकते हैं. जैसे अगर मैंने बोला select count star from products table, तो ये क्या देगा आपको, कितने वैल्यूज आएंगे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेरी. एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज द काउंट, सिंगल वैल्यू, एंड दैट विल बी इंटीजर. तो स्केलर वैल्यू है, एक ही वैल्यू आ रही है. तो यू कैन टेल इट टू टाइप कास्ट इट टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू. तो उस वैल्यू को यहाँ टाइप कास्ट कर सकता है. एंड देन इट विल बी गेट लोडेड इन R, और फिर R को ट्रेवर्स करके उस वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. तो स्केलर वैल्यू क्वेरी अगर आपको फायर करनी है, ऐसी क्वेरी जो आपको सिंगल वैल्यू देगी या फिर नॉन एंटिटी टाइप का वैल्यू देगी, तो उसके लिए वी कैन यूज SQL क्वेरी. सो वी कैन नॉट यूज फ्रॉम SQL और फ्रॉम SQL इंटरपोलेटेड और फ्रॉम SQL रॉ. तो इन तीन की जगह हम SQL क्वेरी को क्या करेंगे, यूज करेंगे. एंड दिस इज गिविंग यू स्केलर, सो दैट विल नॉट यूज दिस मेथड ऑन एंटिटी क्लास. सो विल फायर इट यूजिंग ए डेटाबेस प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. तो ये एंटिटी नहीं देने वाला है, तो एंटिटी के ऊपर इसको फायर नहीं करेंगे, तो इसको हम डेटाबेस प्रॉपर्टी पर फायर करेंगे कॉन्टेक्स्ट के.
लेट्स डू दैट। सो यहाँ पर इसको हम करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। सो से पब्लिक एंड इंटीजर, सपोज विल से इशू फर्स्ट काउंट और गेट काउंट। सो एक मेथड बना रही हूँ, तो यहाँ पर मिल गया where res इक्वल टू, सो दिस डॉट cc डॉट डेटाबेस एंड विल से SQL क्वारी। SQL क्वारी मेथड को यूज कर रहा है और यहाँ पर बोल रहा है सो डॉलर एंड विल से सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। और जब इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो वी आर टाइप कास्टिंग इट इनटू इंटीजर, तो उसको हम इंटीजर में टाइप कास्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जो RES वेरिएबल है, तो ये आई क्वेरिएबल ऑफ इंटीजर आ रहा है, आई क्वेरिएबल ऑफ इंटीजर, वो सिंगल वैल्यू नहीं आएगा, आई क्वेरिएबल ऑफ इंटीजर आएगा। आई क्वेरिएबल आई न्यूमेबल हमने लिंक में देखा है, तो आई क्वेरिएबल ऑफ इंटीजर आ रहा है। तो आई क्वेरिएबल ऑफ इंटीजर आ रहा है मतलब वो क्या है, ट्रैवर्सेबल है, वो सिंगल वैल्यू नहीं है। तो ट्रैवर्सेबल है, तो ट्रैवर्सेबल है तो आपको अगर एक्चुअल काउंट चाहिए तो एक CNT वेरिएबल बनाएंगे, इनिशियल उसमें जीरो डालेंगे, उसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा RES में, और यहाँ पर हमें क्या बोलना पड़ेगा, सो CNT इक्वल टू टैब, और फिर CNT को सपोज व्यू बैग में डाल देंगे, तो व्यू बैग डॉट काउंट इक्वल टू CNT। तो ये जाएगा व्यू बैग से कहाँ पर, व्यू के अंदर। सो लेट्स क्रिएट अ व्यू गेट काउंट, तो या फिर जरूरत नहीं है, CNT को डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पर। तो रिटर्न CNT, इंटीजर टाइप दिया उसका रिटर्न टाइप, तो CNT को रिटर्न करेंगे। हाँ, सो लेट्स फर्स्ट रन दिस, तो इसको रन करके देखते हैं। गेट काउंट, तो पहले तो हमें लिस्ट मिलेगा कस्टमर का, कितने कस्टमर है डेटाबेस में, 5 टोटल। तो यहाँ पर बोलेंगे गेट काउंट, यहाँ पर आएगा, तो सारी चीजें ठीक है, तो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। फिर यहाँ पर आपको काउंट मिलेगा CNT के अंदर 5 एंड विल गेट द रिटर्न 5 है, ठीक है। ओके, तो स्केलर वैल्यू चाहिए तो यू कैन यूज दिस SQL क्वेरी। नाउ इफ यू वांट अ डेटा दैट इज नॉन एंटिटी टाइप, तो नॉन एंटिटी टाइप डेटा चाहिए, तो कस्टमर से मुझे सिर्फ नेम और सपोज क्रेडिट लिमिट, कस्टमर आईडी, नेम और क्रेडिट लिमिट, 3 ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अगर 3 ही वैल्यू चाहिए कस्टमर से, तो SQL क्वेरी कैसे बनेगी, तो इसके लिए जो SQL क्वेरी बनेगी, सेलेक्ट कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड क्रेडिट लिमिट, बराबर, फ्रॉम विच टेबल, कस्टमर टेबल। तो इसका जो रिजल्ट है वो आप किसके साथ मैप करेंगे, कस्टमर के साथ मैप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कस्टमर के साथ मैप करेंगे तो आपको ईमेल आईडी लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, सो सब लगेगा। तो क्या इसका रिजल्ट आप किसी एक इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू के साथ मैप कर पाओगे, नहीं। तो इसके लिए कोई टाइप एंटिटी फ्रेमवर्क के पास है, एंटिटी कोर के पास नहीं है। तो इस तरह का जो टाइप है वो एंटिटी फ्रेमवर्क, एंटिटी कोर के पास नहीं है। तो इस तरह का टाइप हम एक टाइप क्रिएट करेंगे इस तरह की वैल्यू को होल्ड करने के लिए, ठीक है। सो इस तरह का टाइप हम क्रिएट करेंगे वैल्यू होल्ड करने के लिए, ठीक है। और इसको हम यूज करेंगे किसके साथ, सो फ्रॉम रिजल्ट के साथ, सो रिजल्ट के साथ उसको यूज करेंगे। और ये टाइप किस में बनाएंगे, एंटिटी के अंदर, अदरवाइज एंटिटी उसको मैप नहीं कर पाएगा, अदरवाइज एंटिटी उसको मैप नहीं कर पाएगा। तो ऐसा जो टाइप होता है जो एंटिटी कोर के अंदर, एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर बनाता है, जिसका यूज किस लिए होगा, सो क्वेरी के रिजल्ट को होल्ड करने के लिए, बट इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ डेटाबेस, वो डेटाबेस का पार्ट नहीं होगा।
So it is created only to hold the result of some query, but it is not the part of database. We call it is in complex type. तो इंटरव्यू में आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछेंगे EF कोर तक आपका इंटरव्यू पहुंचा तो so it is complex type. तो complex type are the dummy we can say entities created inside the EF core entity framework to hold the result of some query. It's nothing to do with the database. ठीक है, तो अभी क्या चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए, उसके अलावा क्या चाहिए, क्रेडिट लिमिट। तो उसके लिए टाइप बना देंगे यहाँ पर। सो विल गो टू द मॉडल्स हियर। तो जैसे हमने कस्टमर बनाया वैसे ही बनाएंगे सेम, उसमें भी की प्रॉपर्टी होगी, फॉरेन की होगी, सब होगा जो आपको रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें उसमें क्रिएट करेंगे। तो जैसे कस्टमर VM सर्विस इसको नाम दे दिया हमने। तो इसमें आईडी चाहिए, सो क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क में बिना आईडी का कोई टेबल नहीं होता है, प्राइमरी की चाहिए होता है उसमें, बराबर। तो कस्टमर VM ID बोल देंगे इसको एंड विल टेल द एंटिटी फ्रेमवर्क दैट दिस इज द की प्रॉपर्टी। तो एंटिटी फ्रेमवर्क को बताएंगे कि क्या है, की प्रॉपर्टी है। और इसमें यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सो हमें क्या होल्ड करना है, कस्टमर का नेम। आप चाहे तो इसको कस्टमर आईडी भी बोल सकते हैं, मैपिंग के लिए आसान हो जाएगा। कस्टमर नेम, ठीक है। तो कस्टमर नेम के अलावा आपको क्या चाहिए, क्रेडिट लिमिट। सो इज इट द पार्ट ऑफ योर एंटिटी फ्रेमवर्क, क्या आपके एंटिटी फ्रेमवर्क का पार्ट है, नहीं है। तो इसको एंटिटी फ्रेमवर्क का पार्ट बना देंगे। कैसे बना देंगे, सो विल गो टू द कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में विल क्रिएट अ डीबी सेट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी फॉर दिस। तो इसमें डीबी सेट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जो है क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो जैसे इसके लिए डीबी सेट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी बनाएंगे कस्टमर VM के लिए, तो क्या होगा, सो इट विल ट्राई टू लिंक दिस, किसके साथ लिंक करने की कोशिश करेगा इसको, डेटाबेस के टेबल के साथ। तो आई वांट टू टेल कि डू नॉट लिंक दिस विद एनी डेटाबेस टेबल यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड। तो इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए हम वर्चुअल कीवर्ड को यूज करेंगे। तो इस वर्चुअल कीवर्ड से EF कोर को पता चलेगा कि इसको किसी भी टेबल के साथ लिंक नहीं करना है। इट इज जस्ट क्रिएटेड टू होल्ड द रिजल्ट ऑफ सम क्वेरी। सो किसी क्वेरी का रिजल्ट होल्ड करने के लिए इसको हमने बनाया है। तो वर्चुअल कीवर्ड से इसको डिफाइन करना नहीं भूलना है, अदरवाइज इट विल ट्राई टू लिंक विद सम टेबल एंड देयर विल नॉट बी टेबल इन डेटाबेस फॉर दिस डेटा, तो इट विल गेट यू एरर। तो विल मेक इट वर्चुअल, तो इसको हम वर्चुअल बना लेंगे। नाउ होम कंट्रोलर में जाएंगे एंड लेट अस क्रिएट वन मोर वी कैन से एक्शन हियर एंड विल पुट सम नेम गेट कॉम्प्लेक्स टाइप and here we'll written I action result and we'll change the query. So we'll say select and this time so we'll fire the query. So how will fire the query here? तो यहाँ पर query fire करोगे किसके ऊपर, collection के ऊपर, because we have the collection। तो हमारे पास collection है, तो collection के ऊपर हम query fire करेंगे from SQL। तो from SQL को यूज करके, तो यहाँ पर so we'll just say this start cc dot कस्टमर VM, बिकॉज अभी जो रिजल्ट हमें चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, कस्टमर VMs फॉर्म में चाहिए। तो कस्टमर VMs फॉर्म में चाहिए, तो कस्टमर VM के ऊपर फ्रॉम SQL से क्वेरी फायर करेंगे और क्वेरी में हम बोलेंगे इंटरपोलेशन। सो इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसको हटा देंगे फिलहाल। तो इंटरपोलेशन क्या बोलेंगे यहाँ पर, सो सिलेक्ट कस्टमर ID, उसके अलावा कस्टमर नेम एंड क्रेडिट लिमिट फ्रॉम customers and will convert it to list में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पर इस रिजल्ट को कहाँ पर भेज देंगे, व्यू के अंदर सारी स्टार्ट टू लिस्ट। ठीक है, तो पुट द ब्रेक पॉइंट किया। तो इस सारी इसको डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। ओ सेकंड ऑप्शन ले लिया, ठीक है ले लिया। तो विल क्रिएट अ लिस्ट है, यहाँ एम्प्टी ले लेंगे। तो इसको नाम देंगे हम समथिंग कॉल्ड गेट कॉम्प्लेक्स टाइप। तो गेट कॉम्प्लेक्स टाइप में सब सारी चीज़ें सेम होगी इसी की तरह, सिर्फ क्या चेंज होगा, सो आपका मॉडल चेंज हो जाएगा, कस्टमर VM आएगा यहाँ पर और कस्टमर ID, कस्टमर नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर नहीं होगा, क्रेडिट लिमिट होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर भी ईमेल ID नहीं होगा, मोबाइल नंबर नहीं होगा, क्रेडिट लिमिट होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस। तो इसको रन करेंगे
तो बाय डिफॉल्ट तो कस्टमर की लिस्ट मिल रही है, तो यहाँ पर हम जाएंगे समथिंग कॉल्ड सो होम स्लैश गेट कॉम्प्लेक्स टाइप। सो गेट कॉम्प्लेक्स टाइप है, ठीक है। तो वी आर गेटिंग एरर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो int 64 को int 32 में टाइप कास्ट नहीं कर पा रहा, तो शायद मैंने कुछ गड़बड़ करनी यहाँ पर। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, int 64, क्योंकि कस्टमर आईडी किस टाइप का है, int 64 टाइप का है। तो इसको रन करेंगे वापस से। तो यहाँ पर बोलेंगे समथिंग कॉल सो होम स्लैश, सॉरी गलत एक्शन कॉल किया हमने। सो गेट कॉम्प्लेक्स टाइप। तो आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी, इफ एवरीथिंग इज फाइन सो इट विल गेट यू दी लिस्ट ऑफ कस्टमर्स। एंड हमने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स टाइप जनरेट कर लिया। और EF कोर क्वेरी नहीं क्रिएट कर रहा है, क्वेरी हम खुद बना रहा है। क्वेरी हम उसको खुद दे रहे हैं कि ये क्वेरी फायर करनी है और मुझे रिजल्ट जो है किस में चाहिए, कस्टमर VMs के अंदर। तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टाइप ना। बाकी ये सेम आप किससे कर सकते हैं, इंटरपोलेटेड और फ्रॉम रॉ SQL के थ्रू। तो आप करके देख लेंगे ये, ठीक है। तो स्टोर्ड प्रोसीजर की तरफ जाता है। सो सिमिलर टू प्लेन SQL क्वेरी वी कैन आल्सो एक्सिक्यूट दी स्टोर्ड प्रोसीजर्स। तो प्लेन क्वेरी की जगह हम स्टोर्ड प्रोसीजर्स को भी क्या कर सकते हैं, एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ क्वेरी सो यू नीड टू स्पेसिफाई द एक्सिक्यूट एंड गेट कस्टमर लिस्ट, तो नेम ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर। तो आपको एक्सिक्यूट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा एंड गेट कस्टमर लिस्ट। वैसे भी SQL में ऐसे ही करते हैं, EXEC प्रोसीजर नेम। तो सेम मेथड्स है, फ्रॉम SQL raw, फ्रॉम SQL interpolated. Instead of we can say plain SQL query, so we are specifying the name of stored procedure. तो stored procedure का नेम दे रहे हैं, you can also pass the parameter in stored procedure. तो stored procedure में parameter भी पास कर सकते हैं। तो first we need to create a stored procedure. So go to the SQL and we'll create a stored procedure to retrieve all the customers and the customer by credit limit. तो दो stored procedure बना लेंगे। तो कैसे बनाता है, so create proc गेट ऑल कस्टमर्स, और अगर उसमें पैरामीटर नहीं है तो एंगुलर ब्रैकेट जो है ऑप्शनल है, सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स ऑप्शनल है। इसमें क्या बोलेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल, सॉरी कस्टमर्स। ये स्टोर्ड प्रोसीजर बन चुका है। तो स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करके देख सकते हैं। सो गेट ऑल कस्टमर्स यहीं पर। तो कैसे कॉल करते हैं, यहाँ पर EXEC गेट ऑल कस्टमर्स। तो सारे कस्टमर्स हमें मिल रहे हैं स्टोर प्रोसीजर को कॉल। तो अब इसको हम EF कोर के थ्रू कॉल करेंगे। तो यहाँ पर एक अलग से कंट्रोलर बना देता है। तो उस कंट्रोलर को नाम देता है सो एम्प्टी कंट्रोलर, सो विल से proc। तो उसको नाम देंगे हम proc कंट्रोलर PROC। एंड उसमें इंडेक्स एक्शन होगी, तो विल क्रिएट द इंडेक्स व्यू फॉर दिस। तो यहाँ पर भी हम कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट मांगेंगे ना। इस इंडेक्स का कोड और होम इंडेक्स का कोड क्या होगा, सेम होगा। तो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट हियर एंड दिस टाइम सो विल टेल द EF core. So first we need object of entity core, so I'll say let me check customer context। I hope context का नेम जो customer context है, तो पहले context का ऑब्जेक्ट मांगेंगे IOC को। So we'll tell the IOC give me the object of customer context here. Then we'll say this .cntx. And now instead of firing the query, so we'll say fire the stored procedure. So we stored procedure. So we'll say context.customers dot. So from SQL, same method is there. So instead of query, so we'll specify the stored procedure. So how we can specify interpolation, then exe. So execute इसको हम बोलेंगे। So exe, so execute and name of stored procedure here. So get all customers. So we'll say get all customers here. So execute get all customers. And we'll say res here. तो यहाँ पर so res में हम जाएंगे। So I'll put the breakpoint here and यहाँ पर हमने लिस्ट डिस्प्ले की है। Let's see what happens.
So by default it will go to the home index. So we want to go to the proc/index. तो आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी. So we'll execute the stored procedure and it will get you the result here. Okay. थोड़ी सी गड़बड़ है. So यहाँ पर क्या चाहिए था? Customers, not the customer VM. तो हमें सारे कस्टमर चाहिए with all columns. So we'll say proc index. तो यहाँ पर स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेगा एंड विल गेट द रिजल्ट हियर. सो ऑल कस्टमर्स मिल गया. तो आप चाहे तो फ्रॉम सीक्वल की जगह फ्रॉम इंटरपोलेटेड और फ्रॉम सीक्वल रॉ यूज कर सकते हैं. तो मैं आपको फ्रॉम इंटरपोलेटेड दिखा रहा हूँ. सो फ्रॉम सीक्वल रॉ आप देख लेंगे यूज करके, कुछ करना नहीं है. सो फंक्शन का नेम चेंज करना है सिर्फ, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी. तो यहाँ पर बोलेंगे proc index, so it will get you 5 records. 5 records आपको मिल जाएंगे. Now suppose if you want to pass the parameters in stored procedure, that you can do like this. So curly bracket parameter name separated by the space. Multiple parameters भी pass कर सकता है. तो पहले लिखना execute, फिर procedure का name, फिर curly bracket के अंदर parameter, space another parameter, space another parameter. तो फिलहाल डेटाबेस के अंदर कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जिसमें पैरामीटर है. तो विल क्रिएट वन. तो से क्रिएट प्रॉप, तो गेट कस्ट बाय CR लिमिट, और उसमें एक पैरामीटर पास करेंगे CR लिमिट वाला इस टाइप का. तो डेसिमल 10,2 जो भी आपका डेटा टाइप हो यहाँ पर आप दे सकते हैं. तो से एज बिगिन एंड एंड. यहाँ बोलेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम विच टेबल कस्टमर्स वेयर क्रेडिट लिमिट जो भी आपको देना है लेस दैन ग्रेटर दैन @CR लिमिट. तो और एक प्रोसीजर बन गया गेट कस्ट बाय CR लिमिट. तो इंस्टेड ऑफ दिस आप उसको भी कॉल कर सकते हैं, बट उसमें और इसमें क्या फर्क है. सो उसमें पैरामीटर है. सो दिस स्टार्ट CNT स्टार्ट कस्टमर स्टार्ट. So we'll say from SQL, or from SQL me will pass the interpolated string, execute और get all. यहाँ पर AI ने जनरेट कर लिया. तो get cost by credit limit, get cost by credit limit, और credit limit पैरामीटर यहाँ पर हम पास कर सकते हैं. CR limit equal to suppose 15,000 suppose, और उसको यहाँ पर देंगे स्पेस कर्ली ब्रैकेट और CR लिमिट. और दूसरा पैरामीटर देना है तो फिर आप यहाँ पर कॉमा देके आगे का पैरामीटर दे सकते हैं जो भी पैरामीटर स्टोर प्रोसीजर के अंदर. सो मल्टीपल पैरामीटर्स एंड विल कन्वर्ट इट टू लिस्ट एंड विल सेंड इट टू व्यू. तो उसको व्यू में भेज रहा है. तो यू कैन आल्सो एग्जीक्यूट इट विद पैरामीटर्स. आप चाहे तो उसको पैरामीटर के साथ भी एग्जीक्यूट कर सकता है. तो यहाँ पर सो से proc एंड विल से इंडेक्स. तो यहाँ पर ये स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट होकर रिजल्ट आएगा. सो विल गॉट दी 45,000, 55,000 एंड 18,000 ग्रेटर दैन 15,000. ठीक है, 3 आ गए. तो हियर सो वी कैन पास द पैरामीटर्स इन स्टोर प्रोसीजर. तो मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकते हैं सेपरेटेड बाय द कॉमा. तो ये आप करके देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. नाउ लिमिटेशंस क्या है इसमें. तो लिमिटेशन में तो फ्रॉम SQL मेथड इन इंट्रोड्यूस इन EF Core 7.0 इट टेक्स फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एज द ओनली पैरामीटर व्हिच मींस इट इज सेफ अगेंस्ट SQL इंजेक्शंस सिंस ऑल द पैरामीटर डेटा आर wrapped in DB पैरामीटर ऑब्जेक्ट. तो लिमिटेशन ये है कि जो फ्रॉम SQL इंटरपोलेटेड है और फ्रॉम SQL रॉ है या फिर फ्रॉम SQL ये जो मेथड्स है दोज आर नॉट सेफ फॉर SQL इंजेक्शन अटैक्स. तो SQL इंजेक्शन क्या एक हैकिंग टेक्निक है जिससे आप कंडीशन के अंदर की जो क्वेरी के अंदर जो कंडीशन होती है उसको बाईपास करवा सकता है. कुछ एडिशनल चीज़ें उसमें इंजेक्ट करके कंडीशन को बाईपास करवा सकता है. तो जब आप फ्रॉम SQL इंटरपोलेटेड या फ्रॉम SQL रॉ या फ्रॉम SQL को यूज करोगे तो यू शुड पे एक्स्ट्रा अटेंशन वाइल डिफाइनिंग द SQL कमांड्स होता है. नाउ इसको अवॉइड करने के लिए मिक्सॉफ्ट ने फ्रॉम SQL मेथड को बनाया. और फ्रॉम SQL मेथड जो है किसमें इंट्रोड्यूस हुई है. सो EF Core 7.0 के अंदर. तो उसका ये लिमिटेशन है कि पुराने वर्जन में अवेलेबल नहीं है.
and it takes for formatable string as the only parameter, which means it is safe against SQL injection since all the parameter data are wrapped in a DB parameter object. तो जब भी क्वेरी फायर होगी DB parameter object में सारा डेटा wrap करके उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. तो SQL इंजेक्शन फायर करने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सो रेयरेस्ट होगी, सो रेयर, तो सेफ हो जाएगा SQL इंजेक्शन के अगेंस्ट. तो ये हमेशा बना रहेगा प्रॉब्लम SQL इंजेक्शन का अगर आप प्लेन SQL क्वेरी फायर कर रहे तो, ठीक है. सो प्लेन SQL क्वेरी में हमेशा SQL इंजेक्शन की दिक्कत बनी रहेगी. नाउ यू कैन आल्सो डू द इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, वो भी कर सकता है. तो रिट्रीव तो हमने कर लिया, सो यूजिंग फ्रॉम SQL इंटरपोलेटेड और फ्रॉम SQL ड्रॉ. तो क्रिएट करने के लिए वी यूज एग्जीक्यूट SQL, सो और एक मेथड है. सो फ्रॉम SQL इंटरपोलेटेड, फ्रॉम SQL ड्रॉ एंड सो SQL क्वेरी. तो SQL क्वेरी जो मेथड है, तो SQL क्वेरी इन सारे मेथड्स के अलावा एक और मेथड है एग्जीक्यूट SQL. तो एग्जीक्यूट SQL मेथड को हम यूज कर सकते हैं टू फायर द इंसर्ट, अपडेट, डिलीट क्वेरीज. तो इसको यूज करके आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट क्वेरीज फायर कर सकते हैं. इसमें भी 3 ऑप्शन है. सो एग्जीक्यूट SQL नया ऑप्शन है, पुराने इसमें एग्जीक्यूट SQL ड्रॉ फायर कर सकते हैं और एग्जीक्यूट SQL इंटरपोलेटेड. तो ये 2 पुराने ऑप्शंस हैं. तो इन तीनों को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इंसर्ट करने के लिए विथ पैरामीटर्स. सो पैरामीटर्स के साथ भी उसको क्या कर सकते हैं, सो इंसर्ट कर सकते हैं. पैरामीटर के साथ भी उसको क्या कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है. सो स्टोर प्रोसीजर में भी कर सकता है. तो पहले एक क्वेरी के थ्रू मैं आपको क्रिएट करा के दिखाता हूँ, फिर स्टोर प्रोसीजर को हम यूज़ करेंगे. तो विल गो टू दी होम कंट्रोलर. तो मैं क्रिएट आपको दिखा रहा हूँ. सो अपडेट, डिलीट आप कर लेंगे आई होप. तो यहाँ पर जैसे HTTP गेट में यहाँ पर बोल देंगे पब्लिक एक्शन रिजल्ट क्रिएट, और क्रिएट में यहाँ पर बोलेंगे सो रिटर्न व्यू. तो यहाँ पर बोलेंगे रिटर्न समथिंग कॉल्ड सो व्यू हियर एंड विल ऐड अ व्यू. तो एक व्यू ऐड करेंगे यहाँ पर. सो रेजर व्यू एम्प्टी, सो विल से ऐड हियर, और यहाँ पर बोलेंगे समथिंग कॉल्ड क्रिएट. तो यहाँ पर बोलेंगे एडिट मॉडल एंड इसके बाद बोलेंगे स्टोर ड्रॉप यूजिंग कस्टमर्स एंड विल से मॉडल स्टार्ट कस्टमर, ठीक है. तो यहाँ पर एक फॉर्म बना लेंगे. सो विल से HTML हेड, टाइटल विल से क्रिएट न्यू कस्टमर एंड विल से बॉडी हियर विल से H2 न्यू कस्टमर. So create the form. So you can use the tag helpers if you want, or you can use the plain HTML form. So if you want to use the tag helpers, so what we need to do, so we need imports file, or you can add the tag helper directly here. We'll say add tag helper star comma. So we'll say Microsoft ASP.NET Core .MVC tag helpers. बराबर है, आई होप बराबर होगा. नहीं है तो आप मुझे बताएंगे फटाफट. विल से ASP action. So which action will go to the create action with method post. Now I'll create a div here. We'll create a label. So we'll say custom name input करेंगे यहाँ पर. we'll say div and we'll say input type equal to text. इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ASP-for. So ASP-for में हम क्या बोलेंगे, so customer name. So it will generate an input for a customer name property, model property. तो यहाँ पर इसको हम पेस्ट करेंगे. So we'll say something called email ID, और यहाँ पर हम बोलेंगे something called email ID here. तो यहाँ पर हम बोलेंगे something called credit limit, और सॉरी मोबाइल नंबर लेना था, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो क्रेडिट लिमिट लेते हैं यहाँ पर, और फिर मोबाइल नंबर, और यहाँ पर मिलेंगे सो मोबाइल नंबर है. नाउ हिट द सबमिट बटन. सो ऑल्सो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट वैल्यू सेव. तो ऐसे सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो इट विल मेक अ पोस्ट टाइप ऑफ कॉल टू, किसके लिए पोस्ट करेगा, सो होम के लिए. यहाँ पर सो HTTP पोस्ट, सो पब्लिक एक्शन रिजल्ट, तो क्रिएट. यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, क्रिएट में विल डू बाइंडिंग विथ
कस्टमर के साथ इसको बाइंड कर देंगे। यहाँ पर बाइंड करने के बाद यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो वैलिडेशन वगैरह करना है तो कर सकते हैं। मोड स्टेट डॉट इज वैलिड। नाउ वी टू फार द इंसर्ट क्वेरी, तो इंसर्ट क्वेरी यहाँ पर फार करनी है। तो इंसर्ट क्वेरी के लिए सो वी कैन यूज एनी ऑफ दिस मेथड, एक्जीक्यूट सीक्वल और एक्जीक्यूट सीक्वल रॉ और एक्जीक्यूट सीक्वल इंटरपोलेटेड। तो तीनों में से कोई मेथड यूज करेंगे। आई रेकमेंड यू टू यूज द एक्जीक्यूट सीक्वल बिकॉज वी आर यूजिंग 8.0 तो अवेलेबल है, तो उसको हम यूज कर सकता है। तो विल क्रिएट द प्लेन क्वेरी हियर। सो ये क्या रिटर्न करता है, दिस रिटर्न्स यू नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अफेक्टेड, तो कितने रिकॉर्ड अफेक्ट हुए वो रिटर्न करता है। तो आप चाहे तो उसको ऐसे var r this dot cnt star, so we need the object of context and then we'll say context object के ऊपर डेटाबेस प्रॉपर्टी है, डेटाबेस प्रॉपर्टी के ऊपर इसको हम फार करेंगे। सो विल से एक्जीक्यूट सीक्वल, तो एक्जीक्यूट सीक्वल से इसको हम फार करेंगे यहाँ पर। तो विल से इंटरपोलेशन बोल देंगे इंसर्ट इनटू विच टेबल, कस्टमर्स टेबल, वैल्यूज। आपकी जो वैल्यूज़ है अभी कहाँ से आ रही है वैल्यूज़, सो दिस वैल्यूज़ आर अवेलेबल फ्रॉम पैरामीटर। तो मॉडल बाइंडिंग के थ्रू आएगी यहाँ पर। तो पहली वैल्यू आपको क्या चाहिए, तो पहली वैल्यू चाहिए सी नेम, तो कैसे पास करेंगे यहाँ पर वैल्यूज़ में। तो ये जो राउंड पैरेंथेसिस है तो इसमें हम बोलेंगे समथिंग कॉल्ड कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कर्ली ब्रैकेट में क्या बोलेंगे रेक डॉट कस्टमर नेम, तो उसके बाद कोमा, सो कर्ली ब्रैकेट, सो रेक डॉट, सो ईमेल आईडी। नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें शायद ईमेल है, बराबर। नेक्स्ट कॉलम क्या है, सो रेक डॉट मोबाइल नंबर, और नेक्स्ट जो कॉलम है हमारे पास वो क्या है, सो रेक डॉट क्रेडिट लिमिट। ठीक है, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा, तो इफ r इज ग्रेटर दैन 0, अगर r ग्रेटर दैन 0 है तो इसका मतलब क्या है, रिकॉर्ड सेव हो गया। तो यहाँ से आप कहाँ भाग जाएंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, सो विच एक्शन, इंडेक्स एक्शन। तो इंडेक्स एक्शन में आप चले जाएंगे यहाँ से, और नहीं है ऐसा तो कहाँ जाएंगे, व्यू के अंदर कुछ एरर है तो उस एरर को लेके जा सकते हैं आप, ट्राई कैश लगाना पड़ेगा, और वैलिडेशन एरर है तो विल कैरी द व्यू राइट हियर। Let's put the breakpoint here and we'll run this. तो यहाँ पर पहले जाएंगे प्रोक इंडेक्स में, नहीं प्रोक इंडेक्स में नहीं, होम इंडेक्स में। होम इंडेक्स में हमने क्या कर रखा है, कंडीशन लगा रखी है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सो 15,000 से ग्रेटर या लेस वाली आ रहा है, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं यहाँ पर। तो इसको हम रन करेंगे यहाँ पर। अभी भी 3 ही आए, और सॉरी गलत जगह मैंने कमेंट कर दिया, होम कंट्रोलर में करना है, होम कंट्रोलर इंडेक्स एक्शन। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है उसको अनेबल कर देता है, और आखिरी वाला जो स्टेटमेंट है तो उसको हम कमेंट कर देंगे। तो बाय डिफॉल्ट आपको कितने रिकॉर्ड्स मिलेंगे, 5, तो 5 रिकॉर्ड मिलेंगे। देन विल ऐड 1, तो 5 मिल गए। तो यहाँ बोलेंगे सो home/create, तो फॉर्म मिलेगा, तो एक रिकॉर्ड ऐड कर देता है। सो से satish@hotmail.com, मोबाइल नंबर, क्रेडिट लिमिट, सेव। तो रेक में डेटा आ जाएगा 13,000 Satish and all this. Now we are sending this data to database using query. तो सेव हो गया डेटाबेस में, तो यू विल गेट दी 6th रिकॉर्ड। तो यहाँ पर भी हम एंटिटी फ्रेमवर्क को कोई क्वेरी जनरेट करने के लिए नहीं बोल रहा है। सो वी आर गिवन आर क्वेरी एंड एंटिटी फ्रेमवर्क इज एक्सिक्यूटिंग दिस पर्टिकुलर क्वेरी। नाउ इंस्टेड ऑफ क्वेरी सो यू कैन आल्सो यूज दी स्टोर प्रोसीजर। तो इस क्वेरी की जगह आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर भी यूज कर सकते हैं। तो इसको कमेंट करेंगे, कॉपी करेंगे, बट वी डोंट हैव प्रोसीजर टू इंसर्ट द रिकॉर्ड। तो क्रिएट 1, तो एक और प्रोसीजर बना देता है। सो से क्रिएट प्रॉप एंड विल से ऐड कस्टमर
तो ऐड कस्टमर में यहाँ पर बोल देंगे एज बिगिन। ओके, ऐड कस्टमर में वी नीड टू पास अ पैरामीटर। तो सबसे पहले क्या पास करना पड़ेगा, कस्टमर नेम, तो वेयर केयर विल से समथिंग कॉल्ड। अभी यहां पर दिक्कत आएगी, तो व्हाट वी डू, सो पैरामीटर नेम को हम मैच कर देंगे सो मॉडल नेम के साथ, मॉडल प्रॉपर्टी के साथ, या फिर सीक्वेंशियल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पोजिशनल पैरामीटर्स है हम बना लेंगे, सो वेयर केयर सपोज 50, उसके बाद @em, सो em में बोल देंगे वेयर केयर वी कैन से 40 जो भी आपका डेटा टाइप है। सो mb, सो वेयर केयर सपोज 13 एंड विल सेट cr लिमिट और विल सेट डेसिमल 10,2। फिर यहाँ पर बिगिन एंड के बीच में हम क्या करेंगे, विल फायर दी इंसर्ट क्वेरी, सो इंटर इनटू कस्टमर, सो वैल्यूज में क्या बोलेंगे @cn, @em, @mb एंड @cr। तो ये आपका प्रोसीजर बन जाएगा जो क्या कर रहा है, सो एक कस्टमर रिकॉर्ड को क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है। तो कॉल दिस प्रोसीजर ऐड कस्टमर, तो यहाँ से इसको हम बोलेंगे सो एक्सिक्यूट में प्रोसीजर का नेम, उसके बाद क्या हो गए पैरामीटर सेपरेटेड बाय द कॉमा। सो फर्स्ट पैरामीटर कस्टमर नेम, सेकंड पैरामीटर ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, फिर क्रेडिट लिमिट एंड सो ऑन। तो इतना ही चेंज होगा। तो एक्सिक्यूट प्रोसीजर का नेम और पैरामीटर सेपरेटेड बाय द कॉमा हियर। नाउ लेट्स रन दिस, तो इसको रन करके देखते हैं। तो से होम स्लैश, सो से क्रिएट, तो फॉर्म मिलेगा यहाँ पर, सो से नितेश एंड विल से नितेश gmail.com, मोबाइल नंबर एंड विल से क्रेडिट लिमिट हियर, सो विल से सेव। तो यहाँ पर सेव होगा, एक्सिक्यूट हो रहा है क्या देखते हैं, हो गया एंड विल गेट द रिजल्ट हियर। तो स्टोर्ड प्रोसीजर के थ्रू आप इस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डू दी अपडेट एंड डिलीट सेम वे, सिर्फ आपको प्रोसीजर चेंज करना, पैरामीटर्स चेंज करना है, तो यू कैन डू दैट। सो आई थिंक अपडेट और डिलीट आप कर लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर वैसे है पीपीटी में ऐड कस्टमर जो अभी मैंने किया था। अगर पैरामीटर नेम के साथ आप पास करना चाहते हैं सीक्वेंस चेंज करके, तो पैरामीटर नेम इक्वल टू वैल्यू दे सकता है, सीक्वेंस चेंज करना है तो, अदरवाइज डिफॉल्ट सीक्वेंस है तो उससे काम बन जाएगा, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। सो देखते हैं नेक्स्ट सेशन में हम क्या कवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।